Assalamualaikum class. So today we are going to do just an introduction of Islamic banking, financial markets and institutions. So let's start. If you see फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन, तो ये फाइनेंस का जो फील्ड है ये इकोनॉमिक्स से डिराइव्ड है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक रूट्स हैं जहां से हम फाइनेंस को डिराइव करते हैं। फाइन इकोनॉमिक्स वो बेसिक डिसिप्लिन था, आप सबने पहले पढ़ा हुआ होगा। एडम स्मिथ ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर। बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि जी आप वेल्थ की स्टडी करते हैं और वेल्थ की स्टडी करने वाले मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, उस टाइप की थिंकिंग के हिसाब से। तो बहुत क्रिटिसिज्म, फिर न्यू इकोनॉमिक्स और बहुत सारी थ्योरीज डेवलप होती रही। हाउएवर इकोनॉमिक्स आज काफी डेवलप हो चुकी है, लेकिन टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फाइनेंस के एक अलग डिसिप्लिन के एमर्ज होने की वजह, पहले ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट था, वो जो स्टडी इकोनॉमिक्स से होती वही फाइनेंस क्लासिफाई हो सकता है। उसके बाद से फाइनेंस एज अ सेपरेट डोमेन, सेपरेट डिसिप्लिन स्टार्ट होता है, इसलिए काफी न्यू है। लेकिन उसके हिसाब से इसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत रैपिडली है, बहुत रैपिडली न्यू प्रोडक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स से ये जो हमारा फाइनेंस है वो बेसिकली ड्राइव करता है। अगर इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन करना चाहें, एनीबॉडी अपने जनरल वर्ड्स के अंदर, ये सिर्फ कंट्री लेवल के ऊपर नहीं है, माइक्रो भी आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में अपने नीड और वांट्स को पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो नीड्स क्या है? वो बेसिक नेसेसिटीज जो एक ह्यूमन को जीने के लिए जरूरी है। एयर, ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह से फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, ये बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, जो फुलफिल होना जरूरी है। अब शेल्टर जैसे कि घर है, तो घर आपका लेट सपोज एक छोटा सा कच्चा मकान भी हो सकता है, इस रूम से भी छोटा, ठीक है, वो भी आपकी नीड फुलफिल कर रहा है। और वो बकिंगम पैलेस भी हो सकता है, दोनों ही नीड फुलफिल कर देंगे। बेसिकली बकिंगम पैलेस ही हो, ये आपकी एक वांट है। हर कोई चाहता है मुझे हर चीज मिल जाए, ठीक है। चलिए लेट्स सपोज ट्रांसपोर्ट को भी आज के दौर में अगर हम कह लें कि जी बड़ी जरूरी है, तो बाइसिकल भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि मेरे पास मोटर बाइक हो या कार हो या हेलीकॉप्टर हो, लेट्स सपोज, दोज वुड बी ऑल योर वांट। नीड तो वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एडिशनल भी है, ठीक है। सिमिलरली एक सिंपल प्लेन कपड़ा हम नॉर्मल कपड़े की दुकान से जो ले लेते हैं, वो भी हमारी क्लोथिंग के लिए पूरी कर रहा है। लेकिन हम कहेंगे हमने ब्रांडेड ही लेना है, उस पर कोई स्पेशल डिजाइन ही बना हुआ हो वही लेना है, वो वांट हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, स्टडी ऑफ द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। तो क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, यही अर्थ है, यही रिसोर्सेज हैं, इसमें से हर किसी की वांट्स पूरी नहीं की जा सकती। हर कोई ब्रांडेड कपड़े ही लेना चाहता है, हर कोई एक बहुत बड़ा घर ही लेना चाहेगा, मे बी पैलेस ही लेना चाहेगा, लेट्स सपोज, ठीक है। हर किसी को ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी से बड़ी कार ही चाहिए होगी। लेकिन ये सब के लिए प्रोवाइड करना अर्थ के लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट इज इकोनॉमिक्स जो है वो जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो है स्केर्सिटी। नीड्स तो फुलफिल की जा सकती हैं, वांट्स कभी भी फुलफिल नहीं की जा सकती तमाम ह्यूमन बींग्स की। 8 बिलियन ह्यूमन बींग्स हैं, हाउ वुड एनीबॉडी एवर बी एबल टू प्रोवाइड देम विद दिस स्टफ दैट दे वांट, ठीक है। तो स्केर्स रिसोर्सेज के मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स है, एफिशिएंट एलोकेशन, ठीक है। और यहां से डिराइव होता है हमारा कॉन्सेप्ट कि हम इसके लिए करते क्या है। एक चीज इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। ट्रेडिंग होगी कहाँ? एक मार्केट प्लेस के अंदर, जहां पर कई बायर होंगे, कई सेलर होंगे, लेकिन बेसिक ट्रेडिंग जो है वो है बाइंग और सेलिंग, ठीक है। अब ये ड्राइव कहाँ से हो रहा है? ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जिसके से जो हम एक कंसेप्ट ड्राइव करते हैं फाइनेंस का, वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ से ड्राइव करते हैं कि स्केर्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनको यूज करना है मोस्ट एफिशिएंटली और इनसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट डिराइव करना है। ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ड्राइव हो जाता है यहाँ से। अब फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली वो फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके ऊपर सारे फाइनेंस बेस्ड है। तो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर पूरी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स बेस्ड है। अब फाइनेंशियल सिस्टम के तीन बेसिक डिसिप्लिन है, तीन बेसिक एरियाज हैं। नंबर वन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट,
कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम बाय या सेल करेंगे वो चीज उसको बाय सेल किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है फाइनेंशियल मार्केट्स, वो जगह जहां पर उनको बाय या सेल किया जाएगा। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि कौन बाय या सेल कर रहा होगा। तो अगर आप नोटिस करें इसके अंदर 3 बेसिक क्वेश्चंस भी अराइज हो जाते हैं। पहले से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट से क्या चीज बाय एंड सेल होगी, व्हाट, क्या चीज बाय सेल की जा रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो अराइज हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट से, कि कहां, वेयर आर वी गोइंग टू बाय और सेल दीज थिंग्स। और लास्ट जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कि कौन बाय या सेल कर रहा होगा। तो तीनों एरियाज को हम कवर कर रहे हैं, व्हाट, वेयर एंड हु। अब क्योंकि यहाँ सारा काम ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड है, बाइंग एंड सेलिंग, एक चीज यहाँ क्लियर हो जाए कि मार्केट जो है वो, अगर मैं इसको क्लियरली समझाना चाहूँ तो मैं और आप हम कहीं पर मिले, ठीक है, हमने ये जगह पर एक चीज बाय और सेल कर ली, मैंने आपको ये डस्टर बेचा, आपने मुझसे खरीद लिया, आपको इस क्लास के लिए चाहिए था, तो क्या ये मार्केट होगी? नो, ये मार्केट नहीं। मार्केट को अगर हम डिफाइन करें तो वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बायर्स और सेलर्स का ज्यादा होना जरूरी है मार्केट के लिए। क्यों? अगर सिर्फ मैं सेलर था, ये बायर थे, तो मैं जिस मर्जी रेट के ऊपर बेचूं, इनको जरूरी है क्लास के लिए, मैं जिस मर्जी रेट पे आपको खरीदना पड़ेगा। जब ज्यादा बायर या ज्यादा सेलर होंगे तभी आपको सही प्राइस मिलेगी उस चीज की, ठीक है। इसलिए मार्केट यूजली हम उस प्लेस को डिफाइन करें जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दे कम टुगेदर टू बाय और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज, चाहे बार्टर हो चाहे बाइंग हो, इवन कैश के साथ भी वो बार्टर ही करना, कैश देकर कुछ चीज और ले रहे हैं। थैंक यू। चलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। अगर हम इसके लिए कोई वर्ड और मैं अगर यूज करूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो वी कैन कॉल इट अ फाइनेंशियल क्लेम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। जी जी, जी जी, कैसे हैं आप? जी जी, श्योर। 28 तक हैं, 28 मार्च तक जी ओपन है। जी जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किस डिसिप्लिन में लेना चाह रहे हैं? इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट शेयर कर देता हूँ, वसीमुल हमीद साहब का। वो आपको फैसिलिटेट करवा के आपका एडमिशन प्रोसेस करवा देंगे, पूरा ना आपको स्टार्ट से एंड तक सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंप्लीट करवा देंगे। मैं भी मैसेज कर देता हूँ आपको। श्योर। ओके, सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको हम फाइनेंशियल क्लेम भी कह सकते हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल एसेट भी कह सकते हैं। अब ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या चीज है? ये आपका क्लेम है ऑन द एसेट्स एंड पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ अ फर्म, ठीक है। इस बात को जरा समझा देता हूँ ताकि ये मामला क्लियर हो जाए। लेट सपोज एक शेयर है, आपने कंपनी का शेयर खरीदा है, ठीक है, ये भी फाइनेंशियल एसेट है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, शेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसे आप फाइनेंशियल एसेट भी कह सकते हैं, इसे आप फाइनेंशियल क्लेम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्लेम है कंपनी के एसेट्स के ऊपर, कि इस कंपनी के इतने सारे एसेट्स में से इतने एसेट्स मेरे हैं,
समझ आ गई बात? तो आपका उस कंपनी के एसेट्स के ऊपर क्लेम हो गया कि जी इस कंपनी के इतने पैसे मैंने दिए हैं, तो इसलिए इतने एसेट्स कम से कम इस कंपनी में मेरे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये क्लेम है ऑन द एसेट्स एंड पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग, क्योंकि पास्ट की अर्निंग तो हो गई, वो जिसको डिस्प्यूटेबली होगी, जब आपने शेयर खरीद के इसके बाद जितनी अर्निंग होने वाली है, अब वो अर्निंग किसको दी जाएगी? शेयर होल्डर्स को। तो जिसके पास शेयर का राइट है उस फ्यूचर की अर्निंग के ऊपर भी, तो करंटली जो एसेट्स हैं उसके, बिजनेस के, उनके ऊपर राइट, और फ्यूचर में जितना भी अर्निंग पोटेंशियल है उसका, उसके ऊपर भी राइट आपको मिल जाता है। तो फ्यूचर में ये आपके जो एसेट्स उस कंपनी में पड़े, ये जो भी कमाएंगे वो भी आपका राइट बन गया। So the financial claim of claim of a person on the assets of the firm and potential future profits या potential future returns, के ऊपर जो फ्यूचर के पोटेंशियल रिटर्न है उसके ऊपर जो आपका क्लेम है वो भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको दे रहा है, इसलिए इसको फाइनेंशियल क्लेम भी कहा जाता है, फाइनेंशियल एसेट भी कहा जाता है। क्लियर? ओके, मैं साथ साथ बल्कि आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी बता दूं एक बार, क्योंकि हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे थॉरोली, इंस्ट्रूमेंट्स को भी, मार्केट्स को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी। तो आज का जो हमारा बेसिक ओवरव्यू है, चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, का एक बस ओवरव्यू जनरल में आपको फिलहाल आज दे रहा हूँ। ये बुक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, यू जस्ट गो विद दिस, फॉलो इट। तो हम फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस करें, तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या? नेक्स्ट वीक हमारे कॉन्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बाद मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट इज यू कैन से एरिया थ्रू विच फंड्स फ्लो, पैसे जहां से फ्लो करें, बेसिकली बायर्स और सेलर्स आ रहे होते हैं और उनके थ्रू सेवर्स और बोरोवर्स को जहां पर हम मीट करवा देते हैं। ठीक है, बिकॉज फाइनेंशियल यूजुअली इंस्टीट्यूशंस के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हम इन्हीं दो कैटेगरीज के लोगों को मिला, जब भी आप कोई चीज अर्न करते हैं, आप कोई इनकम अर्न करते हैं, आपको बस कोई भी पैसे आते हैं, व्हाट आर यू गोना डू विद दैट? आप दो ही काम कर सकते हैं, तीसरा कोई काम नहीं कर सकते। आइदर यू कैन स्पेंड इट और यू कैन सेव इट, या तो आप खर्च कर लेंगे, उससे कोई चीज परचेज कर लेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप उन पैसों को सेव कर लेंगे फ्यूचर के लिए। इसके अलावा कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, जब आप सेविंग कर रहे हैं तो आप सेविंग इस इंटेंशन करें कि फ्यूचर में मेरे काम आएंगे, लेकिन क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जब आपने सुना हुआ है पहले कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। अ डॉलर टुडे इज नॉट इक्वल टू अ डॉलर टुमारो। ठीक है, तो जैसे ही फ्यूचर में आप जाएंगे, तो अगर लेट सपोज आज मैंने 100 रुपया सेव किया, इससे मैं 10 बॉल पेन खरीद सकता हूँ, तो एक साल बाद मुझे पता चला कि इसी 100 रुपए से मैं अब सिर्फ 9 बॉल पेन खरीद सकता हूँ, मेरी परचेसिंग पावर कम हो गई है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम अगेन एक डायलेमा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजों की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी महंगी होती जा रही है और पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, इस वजह से अब जो सेवर है वो कहते हैं यार अगर मैं आज पैसा सेव करता हूं तो मेरा तो नुकसान है, आज मैं 10 बॉल पेन ले सकता था ना, लेकिन उसको चाहिए 1 साल बाद, तब तक वो सूख सकते हैं, तब तक उन्हें डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, अब अगेन इश्यू और हो सकता है साल बाद उसे बॉल पेन की जरूरत ना रहे, किसी और चीज की जरूरत हो, तो वो कैश ही रखना चाहेगा, लेकिन कैश की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, इस वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स एक अच्छा प्लेस है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ सेवर, कि मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे, मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ इजाफा मिलता रहे, ताकि मैं फ्यूचर में भी 10 पेन खरीद सकूं, कम से कम मेरे पैसे उतने तो रहे, अगर अगर बढ़ नहीं रहे कम से कम घटे तो ना वैल्यू के अंदर, जो मेरे इरादा है। ठीक है, तो मैं फाइनेंशियल मार्केट, सेवर्स के पास पैसे पड़े हैं, फालतू पड़े हैं, वो इसको इस्तेमाल नहीं करे सर, उन्हें कुछ साल बाद चाहिए अभी, तो वो अपने पैसे ले आते हैं कि मैं ये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और दूसरे से इन्वेस्टर जिनको पैसों की जरूरत है, जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो फाइनेंशियल मार्केट इन दोनों को आपस में मिला देती है, कि जिसके पास सेवर के पास पैसे पड़े हैं वो अपने पैसे लगाएगा किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिसको पैसों की जरूरत है बिजनेस करने के लिए, और वो बिजनेस करके कुछ और कमा के इसको पैसे वापस करेगा, तो इसके पास भी पैसे ज्यादा हो जाएंगे, सेवर के पास इन्वेस्टमेंट की वजह से रिटर्न ज्यादा आ जाएगा, और उसको भी पैसे मिल जाएंगे जिसको पैसों की जरूरत है। अब ये बैंक के थ्रू हो रहा हो, आप बैंक में रखते हैं, बैंक आपके पैसे उधार देता है किसी और को, उससे इंटरेस्ट लेकर आपको भी देते हैं, अपने पैसे खर्चे निकाल लेते हैं।
चाहे ये किसी फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हो रहा हो, इट इज द सेम थिंग। बेसिकली एक फाइनेंशियल मार्केट का रोल यही है कि बायर्स और सेलर्स को इकट्ठा ले आती है, स्पेशली इन दिस केस फंड्स के बायर्स है, तो ये फंड्स को चैनल कर रही होती है, बेसिकली पैसों को चैनल कर रही होती है कि सेवर से बोरोवर्स तक पहुंचाने का काम, और फिर बोरोवर्स उसके पर रिटर्न लेकर सेवर तक वापस पहुंचाने का काम, ये फाइनेंशियल मार्केट्स कर रही होती है। अब इसके अंदर 4 टाइप्स की बेसिक फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ठीक है। यहां वैसे हम 6 पढ़ेंगे, 4 बेसिक हैं जो सबसे कॉमन है, जो बड़े अरसे से चल रही हैं। ये 2 बेसिकली और हैं जिनको हम इसकी कैटेगरी सेपरेट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन दीज आर 4 मेन, लेकिन ये 6 टोटल हैं मार्केट्स हैं, ठीक है। अगर इस तरह से मैं मार्केट में, तो बहुत सारी मार्केट्स बन सकती हैं, ठीक है। मेटल्स की अलग एक्सचेंज है तो उसकी अलग मार्केट बन सकती है, लेकिन हम उस तरफ फिर नहीं बना रहे। ये जो मेन जो काउंट होती है हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक 4 को आप याद रखें, बाकी 2 वुड बी इजियर, दे वुड बी दैट डिफिकल्ट टू मेमोराइज। इसलिए मैं 4 के ऊपर फोकस इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि बेसिक 4 यही हैं। ये बाद हमने ऐड किए कि इसके अंदर ओके एक एक्सचेंजेस की मार्केट भी हो सकती है, एक डेरिवेटिव्स की भी हो सकती है, तो इस हिसाब से तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, प्राइमरी मार्केट। किसी को आइडिया है ये क्या होती है? ओके, फर्स्ट टाइम जहां मार्केट में शेयर इशू होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब फर्स्ट टाइम एक कंपनी अपना शेयर इशू करने जाती है, ठीक है। अब ये बेसिकली इशू करता है अंडर राइटर। बैंक बेसिकली अंडर राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये बैंक भी हो सकता है, ये कोई ब्रोकरेज फर्म भी हो सकती है जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, या कोई इन्वेस्टमेंट, यूजुअली बैंक्स के इन्वेस्टमेंट बैंक डिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई बड़े इन्वेस्टिंग फर्म होती है तो वो भी कर सकती है, लेकिन यूजुअली जैसे गोल्डमैन सैचेस अमेरिका के अंदर वो कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में मैंने जो लास्ट देखी है एचपीएल भी करता है, अल्फला भी करता है, कई बैंक्स करते हैं। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन होता है उसके पास एक कंपनी जाती है कि भाई हमने अपनी कंपनी के पहली बार शेयर इशू करने हैं, अब हम पूरे पाकिस्तान में कहाँ जाएंगे लोगों के पास पैसे लेने के लिए, तो आपकी जो ब्रांचेस हैं पूरे मुल्क के अंदर, तो आप हमारे लिए ये शेयर हमारे बिकवा दें, और अगेन हमारे अगर कोई शेयर नहीं बिकते तो उनको खरीदने की गारंटी भी दे दें। अंडर राइटर बेसिकली ये करता है कि उनके शेयर बिकवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी करता है, उसकी मार्केटिंग भी करता है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी करता है, ड्यू डिलिजेंस भी करता है। उसके अलावा ये गारंटी भी देता है अक्सर, अब जरूरी नहीं हर बार ही दे, लेकिन ये अक्सर गारंटी भी देता है कि अगर कोई शेयर ना बिके तो वो हम खरीद लेंगे, बैंक खुद खरीद लेता होता है, ठीक है। अब यूजुअली इस तरह जैसे उनके एटीएम्स के ऊपर भी और हर तरफ ऐड आ रही होगी कि आप करना चाहें तो खरीद लें, आपका एक फॉर्म होता है वो फिल करके पैसे बैंक में जमा करवा देते हैं। अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो बैलेट के थ्रू होगा, फिर उस केस के अंदर जिन जिन की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी उन सबको शेयर मिल जाएंगे, बाकी सारों के पैसे उन्हें रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अगर कम आए तो फिर जो बच जाते हैं वो शेयर बैंक खुद परचेज कर लेता होता है। तो इसे हम कहते हैं अंडर राइटिंग की सर्विस। अंडर राइटिंग की सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, अंडर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। पहली बार शेयर हमेशा कोई ना कोई अंडर राइटर ही इशू कर रहा होगा, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट इज मार्केट्स इन विच कंपनीज रेज फंड्स थ्रू न्यू इशू ऑफ शेयर या सिक्योरिटीज। देन कम्स इन दी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो है जहां एक बार शेयर इशू हो गया और मैंने खरीद लिया बैंक से, तो अब मैं शेयर आपको बेचना चाहता हूं, तो मैं सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगा, स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, और वहां जाकर एक ब्रोकर के थ्रू उसको पोस्ट कर दूंगा कि जी मैं ये शेयर इतने में बेचना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरा शेयर आपको बिक गया। आपने शेयर आगे बेचना चाहे तो इन्होंने खरीद लिया, तो इन्होंने उसके ब्रोकर के थ्रू खरीद लिया, इन्होंने आगे बेच दिया तो इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने आगे बेच दिया तो एक्सवाईजी ने खरीद लिया, तो दी होल साइकिल गोज ऑन। तो एक बार शेयर इशू हो जाने के बाद, पहली बार जिसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है, उसके बाद वो शेयर जिसने खरीदा वो आगे बेचना चाहे या कोई और उसको खरीदना चाहे, वो सारा का सारा काम सेकेंडरी मार्केट में हो रहा होता है, ठीक है। दी सेकेंडरी मार्केट जिसे हम यूजुअली स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, यहाँ ब्रोकर के थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। ब्रोकर के ही थ्रू क्यों हो रहा होता है, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं पहले डिफाइन कर दूं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। सेकेंडरी मार्केट, मार्केट्स दैट ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वंस दे आर इशूड। अब ब्रोकर के थ्रू ही क्यों? क्योंकि ब्रोकर के पास, अब सेकेंडरी मार्केट में एक डिफरेंस है, मैं डायरेक्टली जाके बाय नहीं कर सकता। जैसे कि आम मार्केट के अंदर हम कपड़े की मार्केट में गए, हमने कपड़ा खरीदना था, एक सेलर बैठा है, मैं बायर हूं, हमने जाके परचेज किया, उसके साथ उस सेलर ने महंगा दिया, मैं साथ वाले से जाके परचेज कर सकता हूँ। और कस्टमर्स भी हैं, ये सेलर के रेट से ऊपर कोई और सेटिस्फाइड है वो उससे कपड़ा ले लेगा, ठीक है। तो मार्केट इस तरह चल रही है। सेकेंडरी मार्केट स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली जाकर समझ में मुझे इतने शेयर्स के दो, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में सीट्स होती हैं जिनको ब्रोकर्स ने परचेज किया होता है, ठीक है। अब ये सीट का मतलब ये कॉमन चेयर वाली सीट नहीं है, ये बेसिकली एक पोजीशन होती है वहां पर,
अगेन चेयर डेफिनेटली वहां पर उस बंदे ने वहां पर बैठना है, सारा दिन काम करना है। बेसिकली वो वहां पर एक सीट परचेज करता है ब्रोकर, जिसके अगेंस्ट उसका एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा होता है और उसके ऑर्डर्स उनके सिस्टम के ऊपर प्लेस करता रहता है, चाहे फोन के थ्रू हो, चाहे इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वैसे में वो दे रहा हो अपने ऑर्डर उसको। तो वो ऑर्डर प्लेस करने का राइट उस सीट पे बैठे हुए बंदे का होता है। उसके अलावा भी उसके बहुत सारे और काम होते हैं, लेकिन एक मेन जो काम उसका होता है ऑर्डर प्लेसमेंट, जो उस ब्रोकर के थ्रू जितने आ रहे हैं वो ऑर्डर वो प्लेस करते हैं। तो वो बाइंग के हों, सेलिंग के हों, उस ब्रोकर के जितने ऑर्डर हैं उस सीट के ऊपर बैठा बंदा स्टॉक एक्सचेंज पर प्लेस करेगा। इसी तरह से बाकियों के अपने अपने ब्रोकर्स के सबके अपने बंदे बैठे होते हैं जो उनके ऑर्डर प्लेस कर होते हैं और वो सर्टेन शेयर्स को देख रहे होते हैं। बहुत सारे और काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसलिए मैं या आप जाकर स्टॉक एक्सचेंज शेयर परचेज बाय सेल नहीं कर सकते। हम दोनों स्टॉक मार्केट में मिले, मैंने कहा मेरे पास इतने शेयर पड़े, आपने कहा इतने मैंने बेचने हैं, हमने एग्जीक्यूट कर लिए। इस तरह से वहां पर काम नहीं चल रहा होगा। हम ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर अपना कमीशन वगैरह जो भी चार्ज करता है हमसे और हमारे शेयर आगे बिकवा देगा और दूसरे परचेज। अब ये बाइंग और सेलिंग के अंदर भी बहुत बड़े इश्यूज है यहाँ पर। इट इज नॉट अगेन लाइक कन्वेंशनल बाइंग एंड सेलिंग। तो जैसे कि आपके पास रेट आ रहा था अक्सर कई स्टॉक मार्केट कल इतने पे क्लोज हुई है, इस कंपनी का शेयर कल लेट सपोज कंपनी ए का शेयर कल 50 रुपए पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये कि कल जो ट्रांजैक्शन हुई है आखिरी वो 50 रुपए पे हुई है, आखिरी जो शेयर इसका बिका है कल वो 50 रुपए का बिका है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस वक्त इसकी ट्रांजेक्शन हो नहीं रही है, हो नहीं सकती। अभी भी बायर और सेलर्स खड़े हैं, अभी भी उसके अंदर बिड और स्प्रेड, एक आपने अक्सर सुना होगा कि जी इसका स्प्रेड इतना है, इसका बिड रेट इतना है, ऑफर इतनी है। ऑफर रेट, बिड रेट, ये अक्सर सुनते होंगे आप। ठीक है कि या अक्सर आपने करेंसी एक्सचेंज में सुना होगा कि ये खरीदा इतने में जा रहा है और बेचा इतने में जा रहा है, उसमें डिफरेंस होता है हमेशा। ठीक है, वो इसी वजह से होता है, इसी कॉन्सेप्ट को भी मैं समझाने लगा हूं। होगा ये कि वो जो 50 रुपए का रेट आ रहा है ये वो रेट है जिसके पर आखिरी ट्रांजेक्शन हुई है। अब ये नहीं है कि जी हमारा शेयर अगर मैं लेट्स सपोज मैं शेयर बेचना चाहता हूँ, मैं कहती हूँ मैं शेयर 51 रुपीज का ही बेचूंगा, इससे कम पे मैं बेचूंगा, क्योंकि यार अगर 51 रुपीज में कोई खरीदने वाला आ जाए तो मेरा शेयर बेच देना। ठीक है, और आप बायर हैं या आप बायर हैं, आपने वहां पर एक ऑर्डर प्लेस किया कि यार मैं शेयर बाय करूंगा लेकिन मैं 49 से ऊपर 1 रुपया या 50 से ऊपर 1 रुपया पे करने को तैयार नहीं। इस वजह से ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती। वहां ऑर्डर आए पड़े हैं हमारे, एग्जीक्यूट क्योंकि प्राइस मैच नहीं हो रही। जब तक प्राइस मैच नहीं होगी शेयर नहीं बेचा जा सकता। आप कह रहे हैं मैंने 50 में खरीदा, मैं कह रहा हूं मैंने 51 में बेचना है, डील नहीं हो रही ना हमारी। प्राइसेस आई नहीं है, बायर और सेलर खड़े लाइन में, और सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरे अलावा और भी है बायर सेलर वहां पर। एक कह रहा मैं 51.5 का बेचूंगा, एक कह रहा मैं 51.7 का बेचूंगा, एक कह रहा मैं 52 का बेचूंगा। इस तरह आपकी तरह और भी बायर्स आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं 49 का खरीदूंगा, मैं 48 का खरीदूंगा, मैं 49.5 का खरीदूंगा। अब ये ऑर्डर जिस सीक्वेंस में है तो सीक्वेंस में भी लगे हुए और अपने रेट के हिसाब से अरेंज भी हैं। सबसे कम रेट जो आपका ऑफर होगा सेल का वो आ जाएगा, और सबसे हाईएस्ट रेट जो बाय का होगा वो आया पड़ा होगा। ये जो इसका डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं स्प्रेड। बिड मतलब कि मैं इतने में बिड कर रहा हूं कि मैं परचेज करूंगा। ठीक है, ऑफर मतलब कि मैं इतने में ऑफर कर रहा हूं कि मैं सेल करूंगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका स्प्रेड होता है कि ये स्प्रेड है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, इसको कम से कम रखना भी उसकी बेसिकली जो पोस्ट पे बैठा होता है बंदा सीट पे, उसकी जिम्मेदारी होती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है कभी और डिस्कस करने के लिए, बट बेसिकली इस तरह से ट्रांजेक्शन हो रही होती है। तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता है कि मार्केट ऑर्डर है, एक बंदे ने कहा जी कि फौरन मुझे इस कंपनी के इतने शेयर परचेज करने हैं, ये मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करूं, मतलब जो मार्केट में रेट इस वक्त ऑफर हो रहा है उस रेट पे खरीद लो। तो उसने मुझे 100 शेयर एक कंपनी के परचेज करने हैं, अब मैंने ऑफर किए हुए हैं एट 51, तो 51 पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर ऐसा होता है कि बंदे ने कहा मुझे 300 शेयर चाहिए, ठीक है, 100 शेयर मैंने ऑफर किए हुए हैं 51 के ऊपर, और 100 शेयर आपने ऑफर किए हुए हैं 51.2 के ऊपर, और 100 शेयर इन्होंने ऑफर किया है 51.3 के ऊपर। अब होगा ये कि वो पहले 100 शेयर मेरे वाले उठाएगा 51 सबसे कम रेट के ऊपर, अगले 100 आप वाले उठाएगा 51.2 के रेट के ऊपर, और अगले 100 इनके उठाएगा 51.3 के ऊपर, और इस ऑर्डर को पूरा करेगा। सिमिलरली अगर वो हाफ होते हैं 250 उसने लेना तो फिर 50 शेयर इनसे परचेज करता उतने के अंदर। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर ये होता है कि उसी वक्त जो प्राइस मार्केट में चले उसके ऊपर मुझे परचेज कर दो, उस वक्त मेरे बेच दो उसके ऊपर। तो अगर मैं बेचने का कहता कि मेरे बेच दो, और आपने कहा जी कि मैं खरीदने को जानू 49 के ऊपर या 50 के ऊपर, तो मेरे पहले शेयर अगर 100 आपने परचेज करने हैं तो वो 100 जो शेयर है वो 50 रुपीज के ऊपर बिक जाएंगे। फिर मैंने और कहा था कि और भी बेचने 100,
तो अगला जो रेट आ रहा होगा 49.7 का आ रहा है, वो तो बाकी उसके पर बिक जाएंगे। इस तरह मार्केट में एग्जीक्यूशन वहां पर चल रही होती है। अब इसमें फिर बहुत टाइप की डिफरेंट मार्केट भी है, इसमें ओटीसी भी आ जाती है एंड ऑल दोस डिफरेंट स्टफ। तो उसके ऊपर हम जब चलते हैं तो फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देन कम्स इन द मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट में बेसिकली हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करते हैं जिनकी मेच्योरिटी 1 ईयर से कम की हो। आमतौर पे ये 1 महीने का होता है, 15 दिन का भी हो सकता है, ये 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, मैक्सिमम 1 ईयर तक। आमतौर पर 9 महीने तक और इस तरह के होते हैं, इससे ज्यादा बड़े ये नहीं होते, ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट कि यहाँ डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहा होगा, उसकी वजह यूजुअली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की लाइफ नहीं होती, उसकी मेच्योरिटी बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है। हमें नहीं पता कंपनी अगले कितने 100 साल तक चलती रहे। डू वी नो दैट? नो, वी हैव नो आइडिया। कई बैंक्स हैं जो पिछले 300 साल से चल रहे हैं, तो कंपनी की तो लाइफ इंडेफिनेट हो सकती है। और फिर शॉर्ट टर्म में शेयर्स के साथ कोई डीलिंग ऐसी होती नहीं। 1 साल में अगर कंपनी नहीं खुली है तो 1 साल के बाद भी उसके प्रॉफिट जो है, क्या उसको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, आपके रिटर्न्स रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं होंगे, यू हैव नो आइडिया। इसलिए कंपनीज की लाइफ इससे ज्यादा ही होती है, इसलिए इक्विटी यहाँ पर ट्रेड नहीं होती, सिर्फ डेट ट्रेड होते हैं, ठीक है। अब डेट के अंदर भी इंटरेस्टिंग, मुझे कर्जा चाहिए 15 दिन के लिए, 50,000 रुपये मुझे 15 दिन के लिए चाहिए। मैं बैंक जाके कहूँ मुझे लोन दे दो, क्या बैंक मुझे लोन दे देगा? यार 15 दिन के लिए 50,000 का कर्जा चाहिए, नो। हाँ, मुझे वो क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर एडवांस टाइप का मिल सकता है, थोड़ा बहुत ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल सकती है अगर मैंने बैंक से ली हुई है पहले से। तो मैं आज अचानक जाके मुझे लोन चाहिए 50,000 का 15 दिन के लिए, बैंक नहीं देगा। गेट द आइडिया? तो ये बेसिकली इस तरह की एक मनी मार्केट है जहां पर लोन इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मार्केट दैट ट्रेड डेट सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स विद मेच्योरिटीज ऑफ yeah. Okay, so what a money market is? Money markets that trade debt securities or instruments with maturities of less than 1 year. ठीक है, तो 1 ईयर से कम की मेच्योरिटी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में ट्रेड होंगे। फाइन। यूजुअली ये क्यों किया जाता है? अब मैं 15 दिन की है, 30 दिन की अगर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है तो मैं ये क्यों लेना चाहूंगा? कोई 15 दिन 30 दिन के लिए उधार क्यों देना चाहेगा? नहीं, वो तो लेने के टाइम के पर ना, वो ये इस तरह से चलता नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन उसका एक आइडिया आपको दे देता हूँ। होता यह है कि एक बैंक है या एक कंपनी है जिसके पास किसी प्रोजेक्ट के किसी भी चीज के पैसे पड़े जो उन्होंने 15 दिन या 30 दिन के बाद इस्तेमाल कर देने, या कोई ऐसी पेमेंट है जो उन्होंने 30 दिन बाद कर देनी है, ठीक है। कोई ऑर्डर दिया हुआ है, उसके पैसे रखे हुए कि इसकी पेमेंट करनी है तो 30 दिन बाद करनी है, तो तभी करेंगे, अभी क्यों कर दें, ठीक है ना। अब 30 दिन या 15 दिन उनके पास ये पैसे पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर वो ये पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो 15 या 30 दिन के अंदर वापस नहीं आएंगे, तो फिर पेमेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए वो इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते इस तरह से। लेकिन वो चाह रहे हैं ये पैसे पड़े थे कुछ कमा कर दें हमें, पड़े क्यों है, तब वो उसको मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं कि चलो और कुछ भी नहीं, 15 दिन तो कुछ कमा कर दे रहे हैं ना ये पैसे हमें। और जहां पर अगर डील है सपोज 1 अरब की डील है, तो 15 दिन में भी अच्छा खासा कई लाख रुपए कमा लेगा वो। गेट दी आइडिया? इसलिए वो उसको मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं कि ये उतने दिन तो कुछ कमा कर दे देंगे पैसे, और ये सिक्योर है कि जी पैसे आने ही आने, इतने दिनों के बाद वापस हमने पे कर देने फिर आगे, इसलिए वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। देन कम्स इन कैपिटल मार्केट। अच्छा, अब तक क्योंकि मैंने 4 मेन बताई थी, तो होपफुली आपके पास जो बच गया है वो आप सब कैपिटल मार्केट में पुट कर सकेंगे। तो एनीवन एनी आइडिया कि कैपिटल मार्केट में क्या होना चाहिए? सोचें, गेस करते हैं, नो प्रॉब्लम, गलत से कोई इशू नहीं है। एक तो प्राइमरी सेकेंडरी टोटली डिफरेंट हो गई, वो हमने डिस्कस कर ली। अब मनी मार्केट में जो चला गया उसके अलावा जो बच गया वो कैपिटल में जाएगा ना, तो गेस करें क्या हो सकता है, उन्हें क्या क्या रह गया मनी मार्केट में जाने से? श्योर है, खैर वो मार्केट में तो ट्रेड नहीं होती, लेकिन चले कुछ और सोचें।
सबसे आसान चीज, ड्यूरेशन। मनी मार्केट की ड्यूरेशन कितनी थी? अप टू 1 ईयर। तो कैपिटल मार्केट की कितनी होनी चाहिए? 1 ईयर एंड बियॉन्ड। 1 साल तक, 0 से 1 ईयर तक का तो मनी मार्केट में सारा ट्रेड हो रहा है ना, डेट। तो बाकी सारी डेट की ट्रांजेक्शन 1 ईयर से लेकर 30 ईयर या जितनी भी उसकी मेच्योरिटी की लाइफ होगी, वो कहाँ जाएंगी? कैपिटल मार्केट के अंदर। इसी तरह से एक्विटी भी सारी की सारी कैपिटल मार्केट में, क्योंकि उसकी 1 ईयर से कम होती नहीं है और उसकी मेच्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, 30 भी हो सकती है, कहीं ज्यादा भी हो सकती है। तो डेट और एक्विटी दोनों सिक्योरिटीज जिनकी लाइफ 1 ईयर से अबव होगी, लॉन्ग टर्म लाइफ होगी, वो तमाम कैपिटल मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। एक्विटी क्यों? क्योंकि एक्विटी की लाइफ लंबी है, छोटी तो नहीं होती, इसलिए मनी मार्केट में वो काउंट नहीं होती। लेकिन क्योंकि लंबी लाइफ तो है ना, तो लंबी जगह तो एक्विटी भी आती है, इसलिए डेट और एक्विटी दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। और क्योंकि इसकी लाइफ ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती है, तो इसलिए वो सारी लाइफ इसके अंदर हो जाएगी। 1 ईयर से अब की जितनी मेच्योरिटी की चीजें होंगी, वो तमाम कैपिटल मार्केट में ट्रेड हो रही होंगी। ठीक है। So capital market that trade debt and equity instruments with maturities of more than 1 year. इसकी मैं अगर आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा, तो फिर आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जहां फॉरेन करेंसीज को आप एक्सचेंज करते हैं और उनको ट्रेड करते हैं। ठीक है। मार्केट इन विच कैश फ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एसेट्स डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी आर ट्रांजैक्टेड, कि फॉरेन करेंसी में और उसको फिर आपने अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना है। अब इसके अंदर दो तीन चीजें आ जाएंगी, जैसे कि एक वो मनी लेंडर्स आ जाएंगे जो कि कभी कभी आपने कुछ कंट्रीज में देखा होगा, वो सड़कों की साइडों में बैठे होते हैं, बैंक की जगह सड़कों की साइड में बैठे होते हैं, लोन भी देते हैं ये लोग इस तरह के, और ये करेंसी एक्सचेंज भी करते हैं। ये इलीगल होते हैं यूजुअली, गरीब लोग होते हैं, उनको बेसिकली ड्रग्स और इस तरह के इलीगल बिजनेस के अंदर लोग यूज कर लेते हैं कि अपने मनी को लॉन्डर करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए इनको यूज कर लेते हैं, तो ये मनी कन्वर्ट भी कर देते हैं, उनको लॉन्डर भी कर देते हैं, इस तरह के काम कर देते हैं। ठीक है, ये इलीगल है। इसमें एक और कैटेगरी है क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में से कहीं पर भी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो इनकी जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है मेजोरिटी वो इलीगल हो रही होती है, तो इस तरह से वो भी इसी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कम्स इन दी मनी लेंडर्स, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, जो आपके अक्सर यहाँ फॉरेन एक्सचेंज वाले बैठे होते हैं, ब्रोकर जिससे आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर कन्वर्ट करवाते हैं। और फिर एक और इंस्टीट्यूशन जो ये काम करता है वो होते हैं बैंक्स। तो आप किसी भी बैंक से जाकर इंटर बैंक के रेट के ऊपर, जो बैंक का रेट होता है उस रेट के ऊपर करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। देन कम्स इन, और करेंसी में भी आपने अक्सर ये देखोगे कि बिड और ऑफर का रेट हो रहा है तो स्प्रेड आया हुआ होता है आपको यूजुअली कि जी सेल इतने पे हो रही है, बाय इतने पे हो रही है। देन कम्स इन द डेरिवेटिव्स मार्केट्स। अब ये मार्केट है डेरिवेटिव्स की, मार्केट इन विच डेरिवेटिव सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ये अब टोटली एक डिफरेंट चीज, इसलिए पहले मुझे आपको डेरिवेटिव समझाना पड़ेगा कि वो क्या है। तो जहां डेरिवेटिव सिक्योरिटी ट्रेड होती है वो डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली। अब ये 6 कैटेगरीज हो गई, अगर मैं बनाना चाहूँ तो उसके अलावा बहुत सारी और है। कमोडिटीज की मार्केट और है। अब मैं जानना चाहूंगा गंदम का आज का क्या रेट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, कहाँ से पता चलेगा? वो कमोडिटीज की मार्केट के अंदर आ रहा होता है, गंदम का, मेज का, शुगर केन का, वो कमोडिटीज मार्केट में आ रहा होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मेटल का किसी का रेट जानना चाहूँ, आज कॉपर का क्या रेट है, आज एल्यूमिनियम का क्या रेट है, आज आयरन ओर का क्या रेट है, तो वो मुझे मेटल्स एक्सचेंज से पता चलता है, इंटरनेशनल मेटल एक्सचेंज पर। इसी तरह से डिफरेंट चीजों की डिफरेंट एक्सचेंजेस है। ठीक है। अब हम अगर डेरिवेटिव्स पे आ गए तो मैं जरा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, तो फिर इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आई जस्ट नीड द बोर्ड। चलें, पहले ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम दो हैं, ठीक है, आपके पास गंदम है, आप बेचना चाहते हैं, मैं गंदम खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। मेरी एक फ्लोर मिल है, या मेरी एक बेकरी है, या ब्रेड मैन्युफैक्चरर हूँ, ये जैसे टॉन वगैरह की ब्रेड आपको मिल रही थी मार्केट के अंदर, तो मेरा कुछ ब्रेड से रिलेटेड काम है या गंदम से रिलेटेड काम है, तो मुझे गंदम चाहिए होती है रॉ मटेरियल। अब मुझे लग रहा है कि इस वक्त गंदम बिक रही है 700 रुपए मन, और हो सकता है, मुझे लग रहा है कि 6 महीने बाद ये गंदम हो जाएगी 1000 रुपए मन। अब मैं परेशान, मैं 1000 रुपए मन तो गंदम नहीं खरीद सकता। ठीक है। इशू इशू ये है कि मैं लेट सपोज 1000 रुपए मन गंदम खरीदूंगा, तो मैं बेचूंगा कितने में फिर? तो मेरी ऊपर प्रोसेसिंग भी लगती है, मैं प्रोसेस करके बेचता हूँ, मैं ऐसे तो नहीं बेच देता, तो कुछ मेरा वो खर्चा भी आता है। अगर मैं बेचता ही अपना फाइनल प्रोडक्ट हूँ लेट सपोज 900 रुपए मन, और इससे ऊपर मैं नहीं बेच सकता, मार्केट में इशू हो जाता है, लोग परचेज नहीं करते, मेरा प्रोडक्ट वापस आ जाता है, तो मैं 1000 रुपए मन पे गंदम खरीद के ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको 900 रुपए मन तो नहीं बेच सकता।
मेरे लिए ये बड़ा मसला है। मैं चाहता हूं कि मैं आज की प्राइस के ऊपर गंदम ले लूं, 700 रुपए मन के ऊपर, ठीक है। अब मसला ये है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास आज पैसे नहीं है गंदम खरीदने के। कैसे खरीद लूं? पैसे ही नहीं है। 6 महीने बाद आ जाएंगे, पिछला माल बिकेगा, उसमें से पैसे निकलेंगे तो मैं परचेज कर सकता हूँ। दूसरा मसला, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है, मैं नई गंदम अगर पैसे हैं भी, खरीद भी लाऊं उधार लेके कहीं से, एक तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और फिर से कॉस्ट बढ़ गई मेरी। दूसरा, वो जो गंदम खरीद के ना रखूंगा, जितने मेरे साइलोज हैं वो भरे पड़े हैं ऑलरेडी, ये तो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होगी, खत्म होगी, फिर मैं और भर सकता हूँ उस जगह के ऊपर। किसी भी आम गोदाम में फेंक दूंगा, चूहे खा जाएंगे, कोई टिड्डी लग सकती है उसको, कोई कीड़ा लग सकता है, वो खराब हो जाए, सैलाब आ जाए, पानी से खराब हो जाए, कहाँ स्टोर करूंगा मैं गंदम? मेरे लिए ये दो मसले हैं, ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं ना कि मुझे 1 मन चाहिए, मुझे 1000 मन चाहिए। बिग इशू, आपके पास गंदम है, आपने बेचनी है। अब आपको लग रहा है यार, हो सकता है कल को प्राइस इसकी मार्केट में 600 रुपए मन हो जाए, 500 रुपए मन हो जाए, मुझे लगता है बहुत प्रोडक्शन होगी इस बार, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। आपको लग रहा है इसकी प्राइस इस बार ना कम हो सकती है। अब आप कह रहे हैं मैं भी 700 के करीब करीब की कोई प्राइस ना फिक्स कर लूं ताकि मुझे यही रेट मिल जाए, लेकिन गंदम तो मेरी उगनी है भी 6 महीने बाद, फसल आने में भी टाइम है। तो अब हम दोनों मिले, हम दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, हमारी बात हुई, दोनों की प्राइस कर दी 750 रुपए मन के हिसाब से। आप मुझे गंदम बेचेंगे 1000 मन, जो कि मैं 7,50,000 रुपए में आपसे खरीदूंगा, और जो ये गंदम है ये 6 महीने बाद डिलीवर होगी। ये अब हमारा एग्रीमेंट हो गया। 6 महीने खत्म होने के बाद मेरी बात सही होगी, गंदम वाकई मार्केट के अंदर 1000 रुपए मन से ऊपर चली गई, ठीक है। अब मार्केट में मिल रही है गंदम 1000 रुपए मन, दैट मीन्स कि मुझे 1000 मन गंदम मिलेगी 10 लाख रुपए। मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है 7.5 लाख में 1000 मन गंदम देने का। तो हम मिलेंगे, ये मुझे कहेगा जी आपने मुझे देने थे 7.5 लाख इस 1000 मन गंदम के लिए, ये लें 2.5 लाख और लें, 10 लाख हो गए, सब 10 लाख की 1000 मन गंदम मार्केट में आ रही है, जाएं जाके मार्केट से गंदम खरीद लें। जो पैसे आपने मुझे देने थे वो ना दें, 7.5 लाख, 2.5 लाख मुझसे लें, जाके मार्केट से गंदम खरीद लें। क्यों? क्योंकि ना इनके पास एक दाना गंदम का था, ना मैंने खरीदनी थी, ना मैंने रखनी थी। मैं बेसिकली हेजिंग करूं, मैं ये चाह रहा हूं मुझे प्राइस वो मिल जाए, मेरी प्राइस ज्यादा ना हो। ना ये गंदम उगाते हैं, ना इनका बेचना जरूरी है, ना मेरा खरीदना जरूरी है। और इस केस में डेरिवेटिव ये तभी होगा जब हम ये कमोडिटी एक्सचेंज करेंगे ही नहीं। तो कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होगी, गंदम का एक दाना एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी जो कीमत का डिफरेंस है वो एक्सचेंज हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हो जाता, इनकी बात सही, 500 रुपए मन हो जाता, ये मुझसे मिलते कहते कि भाई आपने 7.5 लाख मुझे देना था और मैंने आपको गंदम देनी थी, इस वक्त गंदम की मार्केट वैल्यू बनती है जो मैंने आपको देनी है 5 लाख, 2.5 लाख आप मेरा मुझे दे, बाकी 5 लाख से जाके मार्केट से गंदम उठा ले। अब इसमें मुझे फायदा क्या हुआ? मुझे फायदा ये हो कि मैं 900 से ऊपर तो गंदम अफोर्ड करने से मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो मेरी प्राइस लॉक हो गई कि 750 से ऊपर मुझे गंदम मिलेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, इसमें मुझे नुकसान होता है, अगर प्राइस 500 पे चली जाए तो मुझे नुकसान जरूर है, लेकिन मुझे वो वाला नुकसान तो नहीं होना, रिस्क मेरा रिड्यूस हो रहा है कि मेरी प्राइस 750 से ऊपर नहीं जा सकती, नीचे तो जा सकती है, ऊपर नहीं जा सकती, ये मेरे मैक्सिमम पे एक सीलिंग लगा दी है। तो मेरा बिजनेस बंद होने की, मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आने का मसला नहीं रह जाता। क्लियर? मुझे ये बेनिफिट है, इनको भी एक फिक्स प्राइस मिल रही है कम से कम, की प्राइस अगर कल को नीचे हो जाए, बढ़ जाए तो इनको नुकसान है, लेकिन कल को अगर नीचे हो जाए तो इसको कम से कम ये तो गारंटी है ना कि मुझे 750 के ऊपर गंदम मेरी बिक जाएगी, मुझे 500 रुपए के ऊपर बेचनी नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने ये एग्रीमेंट किया था, गंदम एक्सचेंज नहीं होगी, जो उसका डिफरेंस है वैल्यू का वो एक्सचेंज हो जाएगा। दिस इज जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। इसमें कुछ मसले भी हैं। पहला मसला, एक इशू जो सबसे कॉमन इसके अंदर आता है वो ये कि बंदा भाग जाए, जिसको नुकसान हो रहा है आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर वो बंदा भाग जाएगा। अगर मुझे नुकसान हो रहा है मैं भाग जाऊंगा डील से, इसको नुकसान हो रहा है ये भाग जाएगा डील में से। दूसरा कहेगा जी मैं तो केस करूंगा, कर दो भाई, मेरा क्या जाता है, मेरे किसी पड़ पोते ने जाकर केस के अंदर जाके फैसला होना है, तब तक उसने कहा वो तो मर गया जिसने डील की थी, मुझे क्या पता। जैसे
डिफरेंट आपके अभी अदालत के अंदर केसेस कुछ चले थे, तो उसने कहा ये तो दादाजी को पता, हमें क्या पता। उनको पूछे जाके, उनकी डेथ हो गई, पूछते रहे जाके उनसे, हमें कुछ नहीं पता जी पैसे कहाँ से है किधर है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। पाकिस्तान में केस है, तो वकील के पास अगर केस चला गया तो अपना वकील कहता है यार ओहो हो पार्टी मिल गई जबरदस्त, 10 साल का खर्चा पूरा मेरा, 10 साल से पहले मैंने इसे केस के अंदर से आगे नहीं जाने देना, कम से कम 10 साल तक से पैसे लूंगा मैं इस केस के, एक ही कोर्ट के अंदर, फिर अगले कोर्ट के अलग लूंगा, फिर उससे अगले सुप्रीम कोर्ट तक के अलग लूंगा। उसने अपना डिसाइड किया 10 साल के पैसे में से ले लूं। दिस इज वेरी ट्रू हमारे केस के अंदर, स्पेशली हमारी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जहां पर हम अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करते, तो हमने कहा कि शायद अल्लाह सुब्हान तआला कहीं भूल ही जाए, नाउज़ बिल्लाह कहीं भूल जाए कि मुझे भी रिस्क देना था, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूं, इस बंदे को 10 साल मैंने अपने पास से दूर नहीं जाने देना। अपना वकील कोशिश करोगे इसको पड़ा रहने दो मेरे पास केसेस का, ना ही प्रोसेस हो आगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज फैक्ट, जबकि वो इस कॉन्टेक्स्ट को भी नहीं देखते कि भाई अगर इसका केस जल्दी से रिजॉल्व हो जाता है तो लोग और भी देखेंगे यार केस तो बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो रहे हैं, तो मैं भी इस पे कर दूं, इसने मेरे साथ ये जुल्म किया था, तो और क्लाइंट आ जाएगा, उसको इस पर कोई भरोसा ही कोई नहीं है। अक्सर लोग केस क्यों नहीं कर रहे होते कि भाई ये तो पता नहीं कितने सालों में मेरा तो खर्चा ही ज्यादा हो जाएगा इसके ऊपर, बट वो इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते। जैसे हमारे यहाँ रमजान में होता है, अभी रमजान आने वाला है, आपने देखा होगा प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि अब उनको ये समझ आ गई है कि प्राइस पहले ही बढ़ जाती है, वो लोग पहले खरीद लेते हैं, पहले बढ़ा लो प्राइस, बाद में डिस्काउंट देंगे। जैसे कि ऑयल का एक पैकेट है, लेट्स सपोज 200 रुपए किलो बेच रहे थे पहले वो, तो सडन उनको ख्याल है वो रमजान आने वाला है, 250 रुपए किलो कर दो जल्दी से, 250 रुपए किलो कर दिया, बिल्कुल रमजान की पहली तारीख को 10 रुपए का डिस्काउंट, रमजान ऑफर, हम आपको 240 रुपए में बिजली देंगे। दिस हैपेंस हियर अ लॉट। आप इंटरनेशनली देखें, हर चीज के ऊपर आपको ऑफ मिल रहा होगा, रमजान के पैकेजेस मिल रहे होंगे, एक हमारे पास यहाँ पर चीजों की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाती है। मैं हैरान तो वेजिटेबल्स, बेसिक नेसेसिटीज की चीजें, दे आर स्काई रॉकेट, लेमन्स, तो प्राइस उसकी मैं उसको सोच के यार कि सोने की तरह बेच रहे हैं लेमन्स को, दे वुड बी सो एक्सपेंसिव कि यार लेमन किसी आम आदमी के लिए बड़ा इजी, लेमन ले सकता है, उसका कोई स्क्विंजी वगैरह बनाकर पी सकता है वो आराम से लेमन, लेकिन उसको वो नहीं मिल रहा होता, जो कोई टैंग नहीं अफोर्ड कर सकता वो लेमन तो ले लेता ना जिस जमाने में, आज आपको लेमन नहीं मिलेगा। कोई सादा सी चीज, वेजिटेबल्स दे वुड बी एक्सपेंसिव, अचानक से रमजान में क्या होता है तो शॉर्टेज हो गई है, इसलिए चीज महंगी होगी, प्याज टमाटर, इट कुड बी एनीथिंग, तो रिडिकुलस, लेकिन दिस हैपेंस ओवर हियर। अब पहली चीज कि हम भाग सकते हैं, दूसरी चीज 1000 मन का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे अगर 3 महीनों के बाद ख्याल है ओ हो यार ये ना ही करता तो क्या जरूरत पड़ी थी, मैं तो बिजनेस ही सोच रहा हूँ चेंज कर लूँ, इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट ही नहीं, मैं कोई और बिजनेस करता हूँ, मुझे बड़ा रिस्क है इसमें। अब ये 1000 मन का कॉन्ट्रैक्ट मैं किसे बेचूंगी जान छुड़ाने के लिए, जिसके पास जाऊंगा वो कहेगा ना 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 भाई इसमें तो बड़ा नुकसान है, इतना 1000 मन कौन लेता, भावलपुर में कौन लेगा भाई 1000 मन, बंदा ही कोई नहीं लेने वाला। एक बंदा बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा, उसने कहा जी अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का है, तो मैं क्या 5 लाख के अंदर मैं तो लूंगा भाई, बाकी 5 लाख तो मुझे भी दो। मैं उसको मैंने 10 लाख देना है भाई, या लेट्स सपोज मैंने उसको 7.5 है, तो मैं तो यार ये 3-1 लाख का ले सकता हूँ मुझसे, बाकी के पैसे मुझे भी, तो फिर मैं उसको पे करके 3-7.5 लाख के अंदर ही ले लूंगा, मैं तो नहीं ये ले सकता इससे ज्यादा के अंदर, यहाँ और कोई लेने वाला है ही नहीं, तो रिप ऑफ प्राइसिंग होगी। फिर एक और चीज, मुझे सडनली पता चला कि जी जो प्रोडक्शन या सेल्स के हालात है उसके हिसाब से मुझे अगले 6 महीने बाद जो गंदम चाहिए वो 1000 मन की जगह 500 मन चाहिए। मेरी प्रोडक्शन टीम ने मुझे अपडेट किया कि जी वो जरा सेल डिफरेंट हो रही है, तो ये माल बचा भी पड़ा होगा और इतनी नहीं चाहिए होगी। अब मैं इसमें से 500 मन का कॉन्ट्रैक्ट किसी को बेच सकता हूँ, फाड़ के दूं, एक ही एग्रीमेंट पेपर बना, मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता। ये सारे मसले थे इसके, इसको रिजॉल्व करने का तरीका एक निकाला गया जिसे हम कहते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स के अंदर सारे बेनिफिट्स हैं जो इसके अंदर नुकसान आता है, जैसे कि मैंने अगर गंदम का कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो 10-10 मन के वो कहेंगे आपको 1000 मन चाहिए ना, 10-10 मन के 100 ले जाए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, हम आपको 10-10 मन के तो 100 कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट 1000 मन का नहीं बना के दे सकते। 10-10 मन के स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने इसमें से चाहे बेच ले, जितने चाहे रख ले, जितने चाहिए 1000 चाहिए 1000 ले जाए, 100 ले जाए 10-10 मन के। फिर दूसरी चीज, उसके अंदर प्राइस आपको मार्केट में अवेलेबल थी, आपको रिप ऑफ उसमें नहीं कर सकता। तीसरी चीज, आप भाग नहीं सकते, जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट होना है ना, जिसके पास है उन दोनों के अकाउंट्स हैं उस ब्रोकर के पास जिस फर्म के साथ उसने परचेज किया हुआ, दोनों के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं,
जितनी अमाउंट का डिफरेंस है वो उसने एग्जीक्यूट कर देना है बस, ना ये भाग सकता है ना मैं भाग सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे मसले जो फॉरवर्ड में थे ये फ्यूचर में रिजॉल्व हो जाते हैं। अब अगर मुझे 3 महीने बाद ख्याल है ओहो यार मैं तो ये मुझे चाहिए नहीं 1000 मन 500 मन चाहिए, मैं 50 अपने जो फ्यूचर हैं वो उठाऊंगा मार्केट में सेल करूंगा करंट प्राइस पे बेच दो। अब जो मुझे रिप ऑफ होना था मुझे करंट प्राइस मार्केट में आ रही इतने में आखिरी बंदा परचेज करने को तैयार बैठा है, बेच दो इस रेट के पर, बिक जाएंगे मेरे पास पैसे आ जाएंगे। क्लियर? मैं उस लाइबिलिटी से फ्री हो जाऊंगा, पैसे नहीं कह रहा मैं बेसिकली उस लाइबिलिटी से फ्री हो रहा हूँ। मुझे वो 500 मन एक्स्ट्रा परचेज नहीं करना पड़ेगा, मुझे वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करना पड़ेगा अगर मुझे नुकसान हो रहा है। जैसे मैं चाह रहा हूं, मैंने देखा यार ओहो गंदम की प्राइस तो यार कम होती लग रही है, मुझे तो सोचा था बढ़ जाएगी, अब मैं फंसा हूं, मैं तो बहुत ज्यादा ले बैठा हूं यार, 1000 मन का कॉन्ट्रैक्ट कर बैठा हूं, बड़ा नुकसान हो जाएगा इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ इसमें से ना 500 बेच देता हूँ, हो सकता है कल को वापस बढ़ जाए, इसे 500 रख भी लेता हूँ, 500 से बेच देता हूँ, वो देखा जाएगा जो करंट मार्केट उसके ऊपर बेच दो, नुकसान कम से कम होना चाहिए, बेच दूंगा। हर वक्त मेरे पास स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर प्राइस आ रही होगी, इस वक्त इतने का मैं बेच सकता हूँ, इतने का मैं खरीद सकता हूँ। क्लियर? और तीसरा डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं ऑप्शन। ऑप्शन के केस के अंदर बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, buyer of the contract of option has the option either to execute it or not। जिसने ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उस बंदे के पास ये राइट है कि वो इसको एग्जीक्यूट करे या ना करे। सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव दिस राइट। लेकिन यहां एक चीज को डिफरेंशिएट कर लेना जरूरी है, बायर ऑफ द कमोडिटी नहीं, बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का भी कर सकता हूं, सेल करने का भी कर सकता हूं। मैं कहूँ मैं इतनी गंदुम बेचूंगा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, मैं इतनी गंदुम खरीदूंगा, मैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। लेकिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं बाय कर रहा हूं, चाहे उसके अंदर मैं गंदुम बेच रहा हूं, खरीद नहीं रहा, लेकिन वो गंदुम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी मैं बाय करूंगा। तो बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज दिस राइट कि वो उसको एग्जीक्यूट करे या ना करे। सेलर कॉन्ट्रैक्ट के को राइट नहीं है कि वो एग्जीक्यूशन रोक सके। कमोडिटी अंदर बाय भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, गंदुम अंदर बिक भी रही हो सकती है, खरीदी भी जा रही हो सकती है। ठीक है, तो दूसरे बंदे ने सेल किया होगा, मुझे जिसने सेल किया होगा, ठीक है, मेरे पास राइट है मैं एग्जीक्यूट करूं या तो मुझे जब नुकसान होगा मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, जब मुझे फायदा होगा तो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सबकी तरफ से मेरे पास आएगा, इंतजार में हूं मैं। सोचें, बोर हो गए ना इतनी देर पढ़ पढ़ के, बहुत ज्यादा हो गया था, टू मच, बहुत मुश्किल है फाइनेंस। अभी हम मुश्किल तरफ गए नहीं, एंड विल ट्राई टू कीप इट सिंपल। चलिए बता देता हूं, जब हमने पिछला कॉन्ट्रैक्ट देखा था तो एग्जीक्यूट हुआ, या मुझे फायदा और आपको नुकसान, या आपको फायदा और मुझे नुकसान, इसके में हम बैलेंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कुछ फायदे कुछ नुकसान, कुछ फायदे कुछ नुकसान, ठीक है ना। उस केस में मैं अगर बायर हूं कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे हर बार फायदा होगा, जब मुझे नुकसान हो लगे मेरे को मैं नहीं एग्जीक्यूट करता भाई, जब मुझे फायदा हो लगे मेरे को हाँ मैं एग्जीक्यूट करता हूं। सेलर का क्या फायदा है, वो क्यों बेची जा रही है कॉन्ट्रैक्ट बार बार, कॉमन सेंस ना। या तो कुछ केसेस में उसको फायदा हो, कुछ केसेस में मुझे, तो उसको कुछ ना कुछ बचता है, समझ में आता है। यहाँ तो हर बार मेरा फायदा होता है तो मैं ओके करता हूँ, मेरा नुकसान हो मैं नहीं मैं एग्जीक्यूट नहीं करता, फिर मेरा फायदा हो जाता है। तो यहाँ सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को क्या फायदा होता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेचने का। बेसिकली ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सेलर होता है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो एक हाई कमीशन चार्ज करते हैं, उनका जो कमीशन होता है वो हाई होता है, बाकियों का कमीशन बहुत कम होता है, इसके अंदर कमीशन बहुत हाई हो चार्ज कर देते हैं। दूसरी वजह, कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो तकरीबन प्राइस के करीब करीब ही एग्जीक्यूट होते हैं, तो वो कहते हैं यार एग्जीक्यूट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ऐसे भी चले जाते हैं, उसके अंदर भी कुछ बच जाता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में उनको पैसे देने पड़ जाते हैं ज्यादा अपनी तरफ से नुकसान के केस के अंदर, तो वो जो कमीशन होता है और कुछ चले गए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उनके अंदर जो उनको बचता है उसकी बेसिस के ऊपर इनका खर्चा निकल जाता है और अपने गुजारे जितने पैसे भी निकल जाते हैं। जैसे कि हॉर्स के ऊपर जो ये बुकीज होते हैं, हॉर्स रेसेस के ऊपर अक्सर बुकिंग हो रही होती है कि जी बेट लगाए, इसी तरह से क्रिकेट के ऊपर बैटिंग हो रही थी, बुकीज ने बेट लगाई कि जी इसके ऊपर इस बॉल पे छक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, लेट्स सपोज। अब वो हर रोज जीत थोड़ी रहा होता है, कभी वो जीत गया पैसे बन गए, कभी वो हार गया पैसे डूब गए, एंड में से इतने बच जाते हैं उसका खर्चा चल जाता है।
सेम ऑप्शन के अंदर भी ऐसा होता है कि उतना सा खर्चा चल जाता है, इतने पैसे बच जाते हैं उसके पास। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है ऑप्शन के बाद स्वैप। स्वैप क्या चीज है? स्वैप बेसिकली एक चीज, अपनी चीज को दूसरे की चीज के साथ एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, आपके पास नोटबुक है, एक नोटबुक मेरे पास है, मुझे आपकी पसंद आ गई, आपको मेरी पसंद आ गई है, मैं कहता हूँ यार ये तुम मेरी तुम रख लो, तुम अपनी मुझे दे दो, ये है स्वैप। आपके पास एक ब्लू पेन है, ठीक है, या आपके पास एक रेड पेन है, मेरे पास एक ब्लू पेन है, आपको ब्लू पेन की जरूरत है, मुझे रेड पेन की जरूरत है, तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। ठीक है, सो स्वैप के अंदर फॉर एग्जाम्पल किस चीज का स्वैप हो सकता है, मैं क्विकली इसको वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक है, स्वैप किस चीज का हो सकता है? स्वैप हो सकता है इंटरेस्ट रेट का। आजकल फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है मार्केट के अंदर, ठीक है जी, कि जो इंटरेस्ट रेट होगा मार्केट में वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हम लाइबोर ले लेते हैं फिलहाल, 2-3% यूजली होता है, लाइबोर प्लस समथिंग होता है ना, तो 2-3% फिगर बनता है। अब मैं जाता हूँ किसी के पास कि भाई मुझे ना फ्लोटिंग नहीं चाहिए, कल को ये 4-5 हो गए तो मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तुम मेरे फ्लोटिंग को फिक्स के साथ एक्सचेंज कर दो, मैं तुम्हें 3% ही दूंगा। कल को ये 4 हो गया तो 1% तुम अपनी जेब से डालकर बैंक को पे कर देना, कल को ये 2 हो गया तो 1% तुम अपनी जेब में डाल लेना, बाकी का बैंक को पे कर देना, मुझे 3 पे फिक्स कर दो। एक इस तरह का स्वैप हो सकता है। एक इस तरह से करेंसीज के अंदर एक्सचेंज रेट का स्वैप, करेंसी का रेट फ्लक्चुएट करता रहता है, तुम एक सर्टन रेट फिक्स करवा देता हूं अपने लिए। ठीक है, इसी तरह से एक और स्वैप की जो ऑप्शन आजकल नहीं आई हुई है, एक जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, कि मैंने किसी को मैंने कर्जा लिया हुआ है, अब अगर मैं उस कर्जे पे डिफॉल्ट कर जाता हूं, मैं अपना कर्जा वापस नहीं करता, तो मेरी जगह दूसरा बंदा पे कर देगा। ये यूजुअली होता है बैंक्स के अंदर, क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, क्रेडिट कार्ड के साथ जब आप परचेज करते हैं तो आपको कॉल करके कहते हैं सर आप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ले लीजिए, हमारी इंश्योरेंस है। होगा ये कि आप अगर कभी एक्सीडेंट में हो या आपके जॉब चली जाए, आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे ना कर सकें, तो हम आपका बिल पे कर देंगे। गेट दी आइडिया? तो इस तरह से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होते हैं। इसके साथ बहुत बड़े फ्रॉड भी हुए, जैसे कि यूके के अंदर भी ये रिसेंटली, अगर आपने किसी एचपीएल का कोई क्रेडिट कार्ड हो तो उन्होंने यूजली कॉल करके कहा था, मुझे एचपीएल वालों ने जो ऑफर की हुई है, अगर हम 1 महीने के लिए ना ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है आपके कार्ड के ऊपर फ्री इंश्योरेंस के नाम से वो इसको बेचते हैं, तो ये फ्री हम एक्टिवेट करें, उसके बाद आपको ना चार्जेस के लग जाएंगे पर मंथ। मैंने कहा मुझे ये बिल्कुल मत करके देना, क्योंकि मुझे इसकी पूरी स्कीम पता है, तो इसीलिए आई नो दिस हाउ बिग अ फ्रॉड दिस इज। तो फाइनली बेसिक पॉलिसी उसके अंदर हुआ ये था कि 2011 के अंदर ये यूके में हो चुका है, इन्होंने अब अडॉप्ट किया हमारे बैंक ने। हुआ ये कि उन्होंने जब आप कार्ड लेते हैं क्रेडिट कार्ड बैंक से, तो आपको कॉल करते हैं कि आप कॉल करके एक्टिवेट करवा लें, आपको कहते हैं कि कॉल करें और एक्टिवेट करवा लें अपना कार्ड। जब आप एक्टिवेट करवाते हैं, बेसिकली कॉल इसलिए होती है कि आपको 2 चेक में पूछी कार्ड यदि आपका एक्टिवेट हो गया है, बेसिक कॉल इसलिए कि आपको कुछ चीज बेच सके साथ में वो। तो वो कहते हैं जी देखें आपको अगर कभी ये हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया या आपकी कोई मसला हो गया मेडिकल, या आपको जॉब से निकाल दिए, तो आप बिल कैसे पे करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड का? हम ये इंश्योरेंस ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बेच रहे हैं, आप ये ले लें, आपकी जगह हम आपका बिल पे कर देंगे। लोगों ने खरीद लिया, वहां पर यूजली लोग परचेज कर लेते हैं, क्योंकि साथ एंसुइंग क्लेम बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो उसके साथ लाइबिलिटी का जो क्लेम आ जाते हैं ना साथ में, वो बड़े मसले हैं। जैसे कि यूजुअली वहां पर लोग कार अपनी इंश्योर करवाएंगे और लाइबिलिटी के अगेंस्ट भी इंश्योर करवाएंगे, तो आपकी गाड़ी किसी और की गाड़ी में लगी तो एक्चुअली उसकी इंश्योरेंस कंपनी में आपको सरकार जाना चाहिए, ये तो उसके पैसे तो सारी रिपेयर के, हम क्यों नहीं, तुम दो सारे। तो इसलिए आप भी इंश्योर करते हो कि आपकी दोनों इंश्योरेंस आपस में लड़ती तो उनका अपना मसला हैटअप हो जाए। मुझे याद है एक बंदे मुझे बताया कि वो मैंने इंश्योरेंस नहीं ली हुई थी, गाड़ी में उसे लगी किसी के अंदर, वो उसकी इंश्योरेंस कंपनी मुझे 6 महीने बाद फोन कर देगी कि अभी इतने डॉलर देंगे मुझे फाइन, नहीं तो हम आपके ऊपर केस कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस करवानी पड़ती मुझे, उन्होंने जो लाइबिलिटी का क्लेम आ जाता है कोई ना कोई, वो यूजुअली ले लेते हैं। अब लोगों ने ले ली, हुआ ये कि 90% ऑफ जो केसेस थे उसके अंदर क्लेम नहीं दिया गया, और उन्हें बताया गया कि आप तो कवर ही नहीं होते इस स्कीम के अंदर, जैसे कभी नौकरी चली गई ना तो हम नहीं पे कर सकते, सॉरी ये इसमें कवर्ड नहीं था। कवर्ड क्या थी? ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कभी कभी होती हैं, जैसे कि जी अगर फ्लड में आपको कोई नुकसान हो गया बहुत बड़ा, तो हम आपको पे कर देंगे। अब 10 सालों बाद कभी एक बार फ्लड आना है, लेट्स सपोज अर्थ पे कहीं कई सालों बाद एक बार आना है, उसमें होगा तो तब हम पे कर देंगे। तो 10% ऑफ क्लेम्स दे दिए गए, 90% लोगों को क्लेम नहीं दिया गया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने इसके ऊपर पॉलिसी बनाई कि लॉ नहीं है तो आप हमारे ब्रिटिश सिटीजन को लूटते रहेंगे, हम पॉलिसी बना रहे हैं जितने लोगों को लूटा उन सबके पैसे वापस करें। बैंक्स ने बाकायदा कॉल सेंटर सेटअप किए, जो मैं भी लॉयर की एग्जांपल दे रहा था, वहां लॉयर मुझे याद है आज से कुछ साल पहले तक भी लोगों को कॉल करके कहते हैं कि भाई अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दें आप हमें,
हम जाने बैंक ने हमारी फीस भी देनी है, बैंक ने आपके पैसे भी जो लूटे हैं वो वापस देने हैं, हम लेकर देंगे आपको, हमारा काम है, आप बस नंबर दे दें हमें। लेकिन यार नहीं, मैंने नहीं उनसे ये सर्विस प्रोवाइड की। तो सर आपको नहीं पता, आपने ली होगी, आपको क्या पता बैंक वालों ने कब भेज दिया आपको, आप दें तो सही हमें, हम खुद निकलवा देंगे पैसे। लोग नहीं ली यार मैंने, वो भाई ली होगी, तुम बताओ सही मुझे। वो लॉयर को पता है कि मेरा बिजनेस चल रहा है जबरदस्त। जो आम सा भी लॉयर, उसने बस बैंक के अगेंस्ट वो क्लेम डाल देना है, बैंक ने उसको पैसे देने हैं, उसको लॉयर की फीस भी देनी है, उसके भी पैसे देने हैं। इस हिसाब से एक फैमिली थी जिसने लोन लिया हुआ था, उसके ने एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्टेप ले लिया बैंक के कहने पे। उनको जब पैसे वापस किए गए, जो उनसे लूटे गए थे, उनसे एक्स्ट्रा लिए गए थे, तो उस वक्त जब मैंने कैलकुलेशन की थी आज से कई साल पहले, उस वक्त के पाउंड के रेट के हिसाब से 6 से 7 करोड़ रुपए पाकिस्तानी उन्हें वापस किए गए थे, जो उनसे एक्स्ट्रा ले लिए गए थे लोन के ऊपर इंटरेस्ट में। सिर्फ 6 से 7 करोड़ को छोटी अमाउंट में थी, एक फैमिली से 2 रिटायर्ड कपल थे जिनसे लिए गए थे। एक रिटायर्ड कपल था बेसिकली, 2 लोग हो गए ना फिर। दिस हैपेंस। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम जब आप पहली बार शेयर इशू करते हैं मार्केट में पब्लिक को, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। सेकेंडरी मार्केट हमने डिस्कस कर ली है। डेरिवेटिव्स हम डिस्कस कर चुके हैं। डेरिवेटिव बेसिकली एक ऐसी सिक्योरिटी है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव कर रही होती है, इसके अंदर इंटरनल अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ये एक पीस ऑफ पेपर है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव कर रहा है। ये एक चीज है जो किसी और से नहीं हो, जैसे कि गंदुम का डेरिवेटिव, तो किसी और चीज के ऊपर इसकी वैल्यू बेस्ड है, अपनी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको डेरिवेटिव कहा जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज whose payoffs are linked to other previously issued securities। हाँ, इसके अंदर शेयर्स भी हो सकते हैं, शेयर्स के ऊपर भी डेरिवेटिव होते हैं। इस तरह मनी और कैपिटल मार्केट के ऊपर ये बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है फिगर 1 के अंदर। डिफरेंस याद करने के लिए होता है कि प्राइमरी में पहली बार शेयर इशू होते हैं, सेकेंडरी के अंदर फिर बाद में जो बेचने होते हैं वो होते हैं। मनी मार्केट में सिर्फ 1 साल से कम की डेट सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, और कैपिटल मार्केट में 1 साल से लेकर 30 साल तक यूजुअली मेच्योरिटी होती है। बॉन्ड्स की आमतौर पर 30 साल के कम ही होते हैं, और फिर इक्विटी तो फुल लाइफ की होती है ना। तो कैपिटल मार्केट में ये सारे 1 साल से ऑनवर्ड जितनी भी चीजें हैं, बॉन्ड्स और इक्विटी, ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अब इसमें मार्केट्स के अंदर एक मार्केट आती है जिसे हम कहते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है, मैं जब स्टॉक मार्केट आपसे डिस्कस करा था इसी के अंदर है। जैसे आपने ओवर द काउंटर ड्रग्स सुने होंगे कि बड़ी ओवर द काउंटर ड्रग है, कोई भी ले सकता है। ओटीसी मार्केट बेसिकली ये है कि आप अपना जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो ऑनलाइन चैनल के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू उनके सिस्टम के ऊपर प्लेस करते हैं, वो एग्जीक्यूट जो होता है वो ओटीसी के थ्रू हो रहा है, ओवर द काउंटर के थ्रू, मार्केट के थ्रू। ठीक है ना। Markets that do not operate in a specific fixed location, rather transaction occur via telephones, wire transfers and computer trading। अब आगे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके ऊपर टाइम लगेगा तो ये हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, फिलहाल हम इनको कवर नहीं करते। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सुन भी रहे थे